हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ रुपेश गरफड़े और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नो विंग्स में। आज हम देखेंगे कि अभी टेंथ के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे आज। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमारा टेंथ का एग्जाम होता है उसके बाद हमारे दिमाग में आ जाता है कि क्या करना है आगे क्या नहीं। तो उसके लिए हम इधर उधर सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं और इतने सारे सॉल्यूशंस है उसके ऊपर, इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। और वो जो कंफ्यूजन होता है वो आपका जो भी एक स्टेप आपको आगे लेना है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आपके फ्यूचर के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसी के लिए आज मैं लाया हूँ कि करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर टेंथ क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ। आइए आगे देखते हैं वीडियो में। जैसे ही हमारा टेंथ एग्जाम होता है या टेंथ में हम आते हैं तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द लोग जो भी हमारे आसपास होते हैं वो हमें एक एक सॉल्यूशन देते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें ज्वाइन कर लो, कॉमर्स करो या साइंस करो। जो भी फ्रेंड्स जहाँ पे जाएंगे उसके साथ साथ हम चले जाते हैं। या फिर टीचर्स कहते हैं कि डॉक्टर बनो, आगे जाके डॉक्टर बनो, मेडिकल फील्ड में जाओ। या पेरेंट्स कहते हैं कि इंजीनियरिंग में जाओ। या कोई और आपके नेबर्स कहते हैं कि एमबीए करो, एमसीए करो। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस दिए जाते। तो ये सॉल्यूशंस में हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि ताकि हमें आप हमारा जो भी फ्यूचर होगा वो डिसाइड करने के लिए इजी जाए। तो जैसे ही हम आगे चलते तो करियर को प्लान कैसे किया जाता है, हमारे ड्रीम्स क्या है, उस तरीके से हमारा करियर किस तरीके से बनेगा ताकि हम फ्यूचर में जाके हमारा फ्यूचर सेट कर सके। सबसे पहले ऑप्शंस जो है, हमें लॉट्स ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। तो ऑप्शंस को क्या करना है, हमें सबको टैली करना है। टैली मीन्स क्या है कि उसमें से उसके डूज क्या है, डोंट्स क्या है, वो सब हमें देखना है। उसके बाद एकेडमिक किस तरीके से हम बनाएंगे, उस एकेडमिक के आगे जाने के बाद जो भी हम पढ़ेंगे उसको आगे जाने के बाद करियर में किस तरीके से हमने अचीव करना है, किस तरीके से हमारा करियर सेट होगा। तो जैसे ही हम टेंथ पास आउट करेंगे उसके बाद हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे करियर को चॉइस करने के लिए। और वो चॉइस हम अगर प्रॉपर तरीके से कर पाते तो उससे आपको आगे जाके जो भी आप करने वाले हो उसमें एडवांटेज देगा। सबसे पहले ये जो आप ग्राफ देख रहे हो इसमें आप देख सकते हो कि ऑप्शंस आफ्टर एसएससी टेंथ। एसएससी टेंथ मीन्स आपका जब भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन हो जाता है, टेंथ का रिजल्ट लग जाता है, उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस, टेंथ के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस सबसे मेन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 11th एंड 12th, जिसमें हम 11वीं 12वीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आईटीआई कोर्सेज, आईटीआई के लिए जा सकते हैं टेंथ के बाद। उसके बाद थर्ड है ऑप्शन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसमें आप इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं हम 11th एंड 12th। 11th एंड 12th में उसके बाद हमारा फ्यूचर किस तरीके से टर्न होगा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेंथ के बाद 11th एंड 12th करते तो उसमें 2 साल हमारे चले जाएंगे और उसके बाद आपको चॉइस करना पड़ेगा आपकी पर्टिकुलर फील्ड। तो पर्टिकुलर फील्ड आप चॉइस करने के लिए उसमें तीन फील्ड्स है आपके पास, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। सो तीन फील्ड्स है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। उसमें आपको करियर किस एरिया में करना है उसका चॉइस आप वहां से कर सकते हो। जिसमें अगर आर्ट्स लेते हो तो आपको बीए के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, उसके बाद एमए कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो एंड उसके बाद आप उसमें करियर कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कॉमर्स। कॉमर्स अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में आपको करियर करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 11th 12th के बाद कॉमर्स ले सकते हो। कॉमर्स लेने के बाद उसमें बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री आपको मिलेगी। उसके साथ में आगे अगर उससे भी आप मास्टर्स पढ़ते हो तो एमकॉम आपको मिल जाएगा, जिसमें एमकॉम की डिग्री आपको मिलेगी। उसके बाद आप बैंकिंग के एग्जाम्स देके उसमें अगर आप पास होते हो तो आपको बैंक की नौकरी मिल जाएगी। थर्ड ऑप्शन है हमारा साइंस। साइंस करने के बाद जो भी हम 11th 12th साइंस करते हैं उसके बाद आपको एक तो मेडिकल में जा सकते हो आप, या फिर इंजीनियरिंग में जा सकते हो। उसमें अगर आपका पीसीबी ग्रुप है या पीसीएम ग्रुप है, उस तरीके से आपने जो भी ग्रुप सिलेक्ट किया होगा उस तरीके से आप एंट्रेंस ले सकते हो, जिसमें आप
मेडिकल या इंजीनियरिंग में जा सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेंथ में जैसे हम रहते हैं तभी हमें चॉइस कर लेना है कि हमें करियर कहाँ पे जाना है, और इसके लिए हम आपको गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो आप देख रहे हो, आपके पास जो इमेज दिख रही है उसमें देखिए कि 11th 12th के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है। उसमें बीए है, बीकॉम है, उसके बाद बीएससी यानी साइंस का है जिसमें आप साइंस में करियर कर सकते हो। उसमें आप साइंस में भी इसमें जा सकते हो अगर साइंस लेते हो 11th 12th। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम पास करके मेडिकल एंड इंजीनियरिंग में जा सकते हो। लेकिन साइंस में आपको एक कंडीशन है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास करना पड़ेगा, तभी आप मेडिकल में एंट्री ले सकते हो या फिर इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजेस में आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपको उसमें आगे करियर करने के लिए बीएससी, एमएससी और उसके बाद आप करियर कर सकते हो। देन नेक्स्ट कोर्स था हमारा आईटीआई कोर्स। तो आईटीआई कोर्स भी कोर इंजीनियरिंग का ही कोर्स है, बट नॉट एट दैट लेवल, मीन्स इंजीनियरिंग के लेवल का नहीं है। बट अगर आप कोई गैरेज में काम करना चाहते हो, या कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम करना चाहते हो, या प्लम्बिंग का काम करना चाहते हो, या पेंटर्स के काम करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप आईटीआई कोर्स चॉइस कर सकते हो। उसपे वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज है, उसमें आप सिलेक्ट करके एक कोर्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है उसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। आज के मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाला कोर्स है वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें जितना एडवांटेज है वो आपको ये पहले वाले किसी भी कोर्स में एडवांटेज नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप 10th के बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करते हो, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपको कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज का कोर नॉलेज मीन्स जो बेस होता है वो आपको बेस परफेक्ट करा के देगा। मीन्स जितना भी बेस आप सीखते हो वो सब टेक्निकल बेस आप यहाँ पे डिप्लोमा में सीख सकते हो। उसके बाद एडवांटेज ये मिलता है कि 3 साल का डिप्लोमा आप कंप्लीट करते हो, आपको डिप्लोमा मिलता है, उसके बाद आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग में जा सकते हो। मीन्स आपने अगर पहले सॉल्यूशन एक देखा होगा तो उसमें भी आप इंजीनियरिंग देख सकते थे। मीन्स 11th 12th करने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आप इंजीनियरिंग में जा सकते थे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास करना कंपलसरी है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं तो आपका कॉलेज उतने लेवल का नहीं रहेगा और उसका इफेक्ट आपके करियर पे आएगा। सो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि 10th के बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कर लो, एंड उसके बाद आप अपना करियर कर सकते हो। अगर किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, एमबीबीएस करना है, बीएचएमएस करना है, तो उसने सीधे सीधे 11th 12th लेना है साइंस। उसके बाद आपका बायोलॉजी का ग्रुप सिलेक्ट करना है, उसके साथ में आपको मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेडिकल को एडमिशन मिल जाएगी। अगर किसी को बैंकिंग में करना है तो आप जैसे मैंने कहा था कि कॉमर्स में आप जा सकते हो। अगर किसको और एडिशनल करियर में जाना है तो आर्ट्स आप उसमें ले सकते हो। उसके बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा के जो भी एडवांटेज है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि अभी के जो करंट सिचुएशंस है उसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसमें इंजीनियर आपको होना है तो उसके लिए मल्टीपल ब्रांचेस है, उसमें आप ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिप्लोमा में भी आपको ब्रांचेस मिलेंगे। जैसे आप 10th पास करते हो उसके बाद में डिप्लोमा कर सकते हो, उसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर ब्रांचेस है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन, सिविल। तो इस तरीके के आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो भी आपके ब्रांचेस है वो आपको मिल जाएंगी। ये तो कोर ब्रांचेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस है जो आपको डिप्लोमा कोर्स में मिल जाएंगी। सो इसी को हम पॉलिटेक्निक कोर्स भी कहते हैं जिसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा। सो डिप्लोमा के बाद में आपको करियर किस तरीके से करना है। आफ्टर एसएससी आपने टेक्निकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, मीन्स डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। एमएसबीटी का 3 साल का ये कोर्स है जो डीटी रन करता है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये रन करने के बाद उसमें आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। डायरेक्टली आप 3 साल का एमएसबीटी डिप्लोमा लेके डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। देन जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लस आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेंगी।
जॉब अपॉर्चुनिटीज मीन्स अगर आपको डिप्लोमा के बाद ही जॉब करना है, अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले सकते हो। जैसे आपने डिप्लोमा पास किया, आपको प्राइवेट सेक्टर्स जो आप हमारे आईटी सेक्टर से वहां पे आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपको हायर स्टडीज करना है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके, बैचलर इंजीनियरिंग करके आप उसके बाद भी आईटी सेक्टर में जा सकते हो, अच्छे से अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा। अगर आपको टीचिंग में जाना है, टेक्निकल टीचिंग में, तो आप उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद एमटेक कर सकते हो, एमई कर सकते हो, और उसके बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हो, टेक्निकल में। तो इस तरीके से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ आपको अगर गवर्नमेंट जॉब्स भी चाहिए तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हो। उसके बाद गेट एग्जाम होता है, गेट एग्जाम देके भी आप गवर्नमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कि डिप्लोमा अप्रूव्ड किसने किया है। तो इसमें है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो एमएसबीटी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसे अप्रूव हो चुका है, एंड एमएसबीटी चलाती है डिप्लोमा कोर्सेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। देन एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनसे भी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है कि एमएसबीटी आपका गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, एआईसीटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इन सभी ने अप्रूव किया है। एमएसबीटी आपको 3 साल का डिप्लोमा पास करेगा। वाई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ही क्यों। इंजीनियरिंग करना है तो हम 11th-12th के बाद भी कर सकते हैं, तो हम वाई डिप्लोमा 10वीं के बाद ही क्यों करना है। सो सबसे पहले देखना है हमें नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिग्री इन इंजीनियरिंग आफ्टर 10। 10वीं के बाद कितने साल हमें लगेंगे हमारा इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। तो सबसे पहला जो ऑप्शन देख रहे हो आप, उसमें देख सकते हो कि 11th-12th 2 साल हो गए हमारे, प्लस डिग्री इन इंजीनियरिंग मीन 4 साल का डिग्री, तो 2 साल प्लस 4 साल टोटल हो गए 6 साल। 6 साल में आप 11th-12th के बाद इंजीनियरिंग करके आप बैचलर डिग्री ले सकते हो। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल, डिग्री इन इंजीनियरिंग 3 साल। अभी डिग्री इन इंजीनियरिंग 3 साल क्यों, क्योंकि आप इसे डायरेक्टली सेकंड ईयर में जा सकते हो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, इसीलिए उसमें इसमें आपको 3 साल, उसमें आपको 3 साल, टोटल 6 साल लगेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा 11th-12th 2 साल, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 2 साल, क्योंकि 11th-12th के बाद आप अगर डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो ये 2 साल, वो 2 साल, एंड डिग्री के 3 साल, ऐसे हो गए 7 साल। तो टोटल आपको जो 6 साल, कोई भी चाहेगा कि हमारी डिग्री जल्दी कंप्लीट हो, तो दोनों इसमें आपको 6 साल एंड 6 साल दिख रहा है। 7 साल के इसमें तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। सो दोनों इसमें हमें दिख रहा है 6 साल, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में। सो सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन 1 11th-12th डिग्री प्लस 6। अभी इसमें क्या होता है कि आप 11th-12th जो भी आप सीखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, तो ये जो भी आप सीखोगे, बायोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा, तो ये सब आप वहां पे सीखोगे। उसके बाद आप जाओगे सीधे टेक्निकल एजुकेशन में, डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग में। मींस आपको जो भी कोर नॉलेज चाहिए, बेस नॉलेज चाहिए इंजीनियरिंग का, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हो 10वीं के बाद आप जाते हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में, उसके फर्स्ट ईयर में भी आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट आपको वहां पे भी मिलेंगे डिप्लोमा में भी। बट बाकी के जितने भी नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर से आगे के जितने भी सेमेस्टर से आपको सभी इसमें जो कोर नॉलेज होता है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के लिए रिलेटेड, वो सभी कोर नॉलेज आपके डिप्लोमा के 3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हो उसके बाद आप जाते हो डिग्री में, एंड डिग्री में जाके सेकेंड ईयर में जाने के बाद आप देखते हो कि आपको जो भी कोर नॉलेज है आपके पास ऑलरेडी है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको आपको टेक्निकल नॉलेज को बिल्ड करना है, आपका एडवांस नॉलेज वहां पे लेना है। तो इंजीनियरिंग में इसमें एडवांटेज मिलता है आपको डिप्लोमा में, कि डिप्लोमा में आप पहले से टेक्निकल नॉलेज सीख के इंजीनियरिंग में जाते हो। एंड अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हो 11th-12th में, तो आपको यहाँ पे प्लेन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश आप यहाँ पे सीखोगे। उसके बाद डिग्री के टेक्निकल एजुकेशन में चले जाओगे, तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, जिसमें आप नॉलेज में थोड़ा सा कम गिर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन जो है उसमें तो आपको 7 साल लगने वाले, तो कोई भी चाहेगा कि हम 7 साल क्यों वेस्ट करेंगे इसमें,
सीधे हम 6 साल में जो मिल रहा है हम वहां पे ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन एंड उसके बाद है थर्ड ऑप्शन। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन प्रॉपर मेन प्रॉपर्टीज क्या है उसकी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की, कि आपको एडवांटेज मिलेगा, एडमिशन डायरेक्टली सेकंड ईयर में मिलेगा डिग्री के, प्लेसमेंट मिलेगा, अगर आप डिप्लोमा करके जॉब करना चाहते हो तो प्लेसमेंट मिलेगा। और जैसे मैंने कहा था कि डिप्लोमा करके आपको अगर कोई बिजनेस चलाना है, फैमिली बिजनेस होगा या कोई आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, टेक्निकल बिजनेस है, तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इन सोसाइटी। इंजीनियर्स बन तो जाते हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हो कि रिसेंटली आपको डिजिटल इंडिया ज्यादा दिखाई देगा, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब सुनाई देगा जहाँ वहाँ। तो इसमें अगर आपको करियर करना है, मीन्स करियर जितने भी है आईटी जॉब से, तो सब आपको जॉब्स आपके इंजीनियरिंग के बाद मिलेंगे। आपके जितने भी इंजीनियर्स बनते हैं वो सभी इसी फील्ड्स में काम करते रहते हैं। तो अभी लेटेस्ट में करंट में जो भी सिचुएशन शुरू है, जिस तरीके से सब डिजिटलाइजेशन शुरू है, तो उस तरीके से आपको इंजीनियरिंग करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देन अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आपको डिप्लोमा में जाना है तो किस तरीके से स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी वो भी देख सकते हैं। तो जैसे हम कैटेगरी वाइज अगर देखते हैं तो स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स जो है, वो स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसमें 100% आपकी फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड करेगा। 100% जितना भी फीस है वो सभी फीस आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगा। मीन्स आपको कोई भी फीस पेड करने की जरूरत नहीं है अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी, एनटी एंड एसबीसी। एसटी, एनटी एंड एसबीसी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलती है 100% ट्यूशन फी पेड फॉर गवर्नमेंट। मीन्स आपकी कॉलेज, जो भी आप कॉलेज चॉइस करते हो उसका जो भी ट्यूशन फी होगा वो आपको 100% आपको माफ होगा। मीन्स आपका गवर्नमेंट 100% ट्यूशन फी पेड करेगा। बाकी थोड़ा सा जो भी एडिशनल फीस रहेगी, एग्जाम फीस रहे या कोई अदर फीस रहे थोड़े, तो वो फीस आपको पेड करना पड़ेगा। बाकी ट्यूशन फीस जितना भी है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगा। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में भी आप अगर देखोगे तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें आपको 50% ट्यूशन फीस पेड बाय गवर्नमेंट, जो 50% ट्यूशन फीस जो है गवर्नमेंट पेड करेगा और बाकी की जो रिमेनिंग 50% है वो आपको पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्कॉलरशिप फॉर ओपन एंड एसईबीसी। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो हम ओबीसी कहते, ओपन कहते हैं उससे, तो ओपन में भी आपके लिए टेक्निकल एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। उसमें भी आपको 50% ट्यूशन फीस जो है वो डीटीई की तरफ से दिया जाएगा। तो 50% आपकी फीस अगर आप ओपन में भी आते हो या एसईबीसी में आते हो तो भी आपकी ट्यूशन फीस जो है वो 50% माफ की जाएगी, जिस तरीके से ओबीसी की 50% माफ की जाती है। सो अगर आपको ये स्कॉलरशिप लेना है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एंड वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने है। एससी एंड एसटी कैटेगरी अगर आप होगी तो उसके लिए आपको कैप राउंड का जो भी स्टूडेंट लेटर रहेगा, जैसे आप एडमिशन प्रोसेस में जाते हो तो आपको कैप राउंड का स्टूडेंट लेटर मिलेगा, वो लेटर आप ले सकते हो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपका एलसी होता है वो आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा 10th के बाद। स्टूडेंट हैज टू फिल स्कॉलरशिप फॉर्म, एक फॉर्म रहता है स्कॉलरशिप फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। देन इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इशूड बाय तहसील एंड ड्यूली साइंड बाय तहसीलदार। तो तहसील ऑफिस से आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपके पेरेंट्स का, और जो भी आपकी इनकम लिमिट है, जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आपकी इनकम रहे आपको स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद है आपका एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी। तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे।
देन नेशनलाइज बैंक अकाउंट फॉर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आप रहेंगे उसका एक नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना चाहिए, एंड आधार कार्ड। तो इतने 8 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको वहां पे लगेंगे फॉर्म भरते वक्त। देन डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑप्टेन, कहाँ से लिख सकते हैं, तो रिस्पेक्टिव तहसील ऑफिस ऑफ महा ई सेवा केंद्र। तो महाराष्ट्र के ई सेवा केंद्र जहाँ पे भी तहसील ऑफिस में आप ये सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हो। देन डॉक्यूमेंट्स फॉर NTSBC एंड OBC कैटेगरी, इनके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कुछ, जो पहले हमने डॉक्यूमेंट्स देखे उससे एडिशनल मीन्स वो 8 तो लगेंगे, उससे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे इनकम सर्टिफिकेट में वहां पे कोई लिमिट नहीं था, अभी लिमिट है 8 लाख। अगर आप OBC हो, ST हो, NT हो, SBC हो, तो आपको 8 लाख का लिमिट है। आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख के बिलो होना चाहिए। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एक एडिशनल लगेगा, वो आपको आपके तहसीलदार से लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा था कि आप तहसीलदार से वो ले सकते हो। देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई स्कॉलरशिप फॉर ओपन कैटेगरी, जैसे मैंने कहा था कि ओपन कैटेगरी को भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, एंड उसमें भी 50% ट्यूशन फी आपको नहीं भरना पड़ेगा। देन उसके लिए जो आपके पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट रहेगा 8 लाख बिलो लिमिट का, वो लगेगा, एंड एक राशन कार्ड लगेगा। तो ये भी आप तहसील ऑफिस महा ई सेवा केंद्र से ले सकते हो। देन एक और एडिशनल यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर स्कीम है, TFWS कहते हैं उसे। तो 2007 में ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD ने ये इन्वेंट किया था फॉर प्रोवाइडली हाइलिंग सब्सिडाइज टेक्निकल एजुकेशन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट EBC स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। सो कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स है, तो उनको अगर आपको TFWS लेना है तो आप टॉप परसेंटेज में होना चाहिए। टॉप परसेंटेज में होना चाहिए मीन्स आपके परसेंटेज जो है वो अच्छे से अच्छे होने चाहिए, तो उन लोगों को ही मिलते हैं TFWS। उनके कैटेगरी के हिसाब से हर साल वो TFWS की जो भी लिमिट होती है वो चेंज होती रहती है। तो उस TFWS में अभी अगर आप एडमिशन लेते हो तो 100% ट्यूशन फी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगा। TFWS में से आपको उसको भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको कैंडिडेट जो भी है उसकी एनुअल इनकम जो है 6 लाख के बिलो होनी चाहिए, और आपका स्टूडेंट TFWS स्कीम में आना चाहिए, तो ही आप ये TFWS स्कीम ले सकते हो। देन पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप, ये पुणे की कुछ स्कॉलरशिप्स है, वो भी आप ले सकते हो। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो आप इसमें से कोई अप्लाई करके देख सकते हो। दिस स्कॉलरशिप स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर पुणे सिटी ओनली, पुणे सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये है। एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर दिस स्कॉलरशिप शुड बी फिल्ड बाय एलिजिबल स्टूडेंट पेरेंट्स। तो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप विल बी डिपेंड ऑन मेरिट कम नीड बेसिस। मैंने जैसे कहा था कि ये जो है वो नॉन गवर्नमेंट में ही आती है, तो इसमें पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, उसमें जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स है उनकी ही फीस एंड मेरिट लिस्ट में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जिस तरीके से TFWS है उस तरीके से ही इसमें आ जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप पुणे एरिया के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के इसमें आने चाहिए। देन इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट बिलो 1 लाख, 1 लाख से भी कम जिनका इनकम होगा वो ले सकते हो। देन नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स जो होती है वो नॉन गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ पुणे के स्पेशल दिए गए लीला पूनावाला फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स जो भी मेरिट लिस्ट में आते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है, वो भी स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। देन रसिकलाल मानिकचंद धरीवाल फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम, इनके तरफ से भी स्कॉलरशिप स्कीम जो पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दी जाती है। देन श्रीमती विजया देवी शिर्के एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप, ये भी नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जिस तरीके से अगर मेरिट स्टूडेंट है या नीडी स्टूडेंट है तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। सो इसी तरीके से हम आज देखा है कि
जो भी करियर है आपको डिसाइड करना है, अभी से डिसाइड करना है, ताकि आपको आगे जाके उसमें आपको ऐसा ना लगे कि हमने गलत पाथ चॉइस किया था। तो इसीलिए अगर आपने ये अभी तक का पूरा वीडियो देखा है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जो सॉल्यूशन बताया है वो है आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आपको इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो सबसे बेस्ट है कि आप 10th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन ले लो, उसके बाद इंजीनियरिंग करो, उसके बाद अगर आपको पीजी करना है, मास्टर्स करना है तो वो करो, एंड उसके बाद आप करियर में एंटर करो। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि डिप्लोमा में आपको कोर नॉलेज मिलेगा। उसके बाद जो मिडिल रेंज एडवांस नॉलेज है वो आपको इंजीनियरिंग में मिलेगा। उससे भी एडवांस अगर नॉलेज आपको चाहिए तो आप एमई एमटेक मास्टर्स कर सकते हो, उसमें भी आपको नॉलेज मिलेगा। और उसके बाद आप एक नॉलेजेबल इंजीनियर बन के इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर कीजिए, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट्स होंगे उनको ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। अगर आपको कोई भी डिटेल्स और जानकारी चाहिए होगी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बारे में, तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो फेसबुक पे भी आपको कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।